हेलो गाइस, आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है फिश फ्लोरोसेंस इंस्टीट्यूट हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी, और अगर आप कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आइए देखते हैं आज के वीडियो में हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो अगर बात करी जाए यहाँ पर हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, जो हमारा फिश का एडवांटेज है वो क्या होता है, लिमिटेशंस क्या हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं, प्रिंसिपल, टाइप ऑफ प्रोब्स, स्टेप, ट्रबल शूटिंग, जब लैब में काम करोगे तो ट्रबल शूट्स क्या क्या परेशानियां आती हैं, टाइप ऑफ फिश कि कितने टाइप के फिश होते हैं, और उसके बाद हम लोग एट द एंड आपकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए करेंगे एमसीक्यूज क्वेश्चन। तो आज की क्लास का हमारा ये टॉपिक होने वाला है, और ये सारे के सारे सब टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सभी लोगों का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ श्रेयांश भारद्वाज, स्वागत करता हूँ आप सभी का स्टेप बाय स्टेप यूट्यूब चैनल के अंदर। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगा इंट्रोडक्शन। तो ये जो क्लास है हमारी हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में है, क्योंकि बोथ ऑफ ऑडियंस हैं यहाँ पर, तो हम लोग हिंदी एंड इंग्लिश में करेंगे। बाकी जिनको इंग्लिश में लिखना है बस इज एम आर करके ऐड कर देना, बाकी आप आराम से इंग्लिश में लिख पाओगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग सबसे पहले बात करें इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन के अंदर होता क्या है, सबसे पहला आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फिश। तो फ्लोरोसेंस इंस्टीट्यूट हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिल जाता है, क्या फिश के अंदर देखने को मिल जाता है। सबसे पहली चीज ये समझ में आ गई। सेकंड, अगर हम लोग बात करते हैं कि ये जो टेक्निक होती है वो किस काम में काम आती है, इंटरफेस साइटोजेनेटिक्स के अंदर। कहाँ पर काम आती है, इंटरफेस साइटोजेनेटिक्स के अंदर। हम सब लोगों को पता है सेल साइकिल होती है, तो जो सेल साइकिल के अंदर हम लोग जो एक छोटा सा फेज देखते हैं जहाँ पर माइटोसिस देखते हैं, बाकी का जो ये फेज होता है ये कौन सा होता है, ये होता है इंटरफेस। क्या होता है, इंटरफेस। और ये इंटरफेस जो होता है यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, G1 देखने को मिलता है, S एंड G2 देखने को मिलता है। सेल साइकिल अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो ये जो फेज है ये इंटरफेस है। यहाँ पे अगर हम लोगों को कोई भी साइटोजेनेटिक्स देखना है तो उस टेक्निक के लिए क्या यूज करेंगे, फिश यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर करते क्या है हम लोग, डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो होता है, जो भी हमारी सेल के अंदर है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, उसको हम लोग पहले कन्वर्ट करते हैं किसमें, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए कन्वर्ट इनटू ए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फ्लोरोसेंट टैग प्रोब जो होता है, जो फ्लोरोसेंट टैग्ड प्रोब होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ हाइब्रिडाइज होने देते हैं। तो मतलब वहां पर क्या कर रहे हैं, पहले जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए था उसे सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो आपको ये समझ में आता है कि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, इसको कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर। अब इस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक टाइप का जो होगा वो प्रोब हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे। तो जैसे ही हम लोग प्रोब जोड़ेंगे, प्रोब कलर प्रोड्यूस करेगा, और वो हम लोग किस में देख पाएंगे, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप में देख पाएंगे। हर एक लाइन से सवाल बनता है। सबसे पहला, फ्लोरोसेंस फिश की फुल फॉर्म क्या होती है, फ्लोरोसेंस इंस्टीट्यूट हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड, इंटरफेस साइटोजेनेटिक्स के अंदर हम लोग इसको यूज करते हैं। तो इंटरफेस मैंने आपको सिखा दिया क्या होता है। इसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए यूज करते हैं। कौन सा डीएनए यूज करते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए यूज करते हैं। बात करी जाए यहाँ पर, फ्लोरोसेंट टैग यूज करते हैं। कुछ रेडियो एक्टिव टैग्स होते हैं, तो यहाँ पर हम जो यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, फ्लोरोसेंट टैग्स को हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं। और देखने के लिए कौन सा माइक्रोस्कोप यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप यूज करेंगे। अगले जब पॉइंट के ऊपर चलते हैं तो वो हमारा देखने को मिलेगा एडवांटेज ऑफ फिश, कि फिश के एडवांटेज क्या होते हैं। सबसे पहली चीज, यहाँ पर हम लोगों को कोई सेल कल्चर की जरूरत नहीं होती है। बाकी सारी टेक्निक्स अगर आप देखेंगे जो एडवांस टेक्निक्स हैं उनमें सेल कल्चर की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर कोई भी रिक्वायरमेंट सेल कल्चर की नहीं पड़ने वाली है ना। अगर बात करी जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका एडवांटेज है वो है पैराफिन ब्लॉक। जो एम्बेडिंग टिश्यूज होते हैं, जो लैब के अंदर, अगर हिस्टोलॉजी लैब्स की अगर बात करूं मैं, तो हिस्टोलॉजी लैब्स जो पैथोलॉजी के साथ काम करते हैं, हिस्टोलॉजी लैब्स, तो वहां पर हम लोग क्या बनाते हैं, टिश्यू सेक्शन। और उस टिश्यू सेक्शन में हम लोग क्या डालते हैं, पैराफिन वैक्स। तो जो वो मोम डाला जाता है उसका नाम है पैराफिन वैक्स। तो जो पैराफिन वैक्स ब्लॉक जो बनते हैं उन पे भी फिश टेक्निक को यूज किया जा सकता है। मतलब अगर हम लोगों ने ब्लॉक को काटा, जो आप लोगों का कटता है 5 माइक्रोमीटर का, ठीक है, 5 माइक्रोमीटर का जो ब्लॉक है उसको काट लो और उसकी स्लाइड बना के आप लोग इसके ऊपर भी क्या कर सकते हो, फिश यूज कर सकते हो। फ्लोरोसेंस इंस्टीट्यूट हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, FISH। ठीक है, तो फिश, सॉरी ये हो गया, वो फिश यूज कर सकते हो। अगर बात करी जाए, आर्काइवल टिश्यूज को भी यूज कर सकते हैं हम लोग, उपयोग में लिया जा सकता है। आर्काइव टिश्यूज क्या होते हैं, अगर आप लोग देखोगे, जो हिस्टोपैथोलॉजी लैब होती है ना, ठीक है, हिस्टोपैथो, जितने लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, बाकी जो भी अदर स्ट्रीम से भी हैं, तो हिस्टोपैथो की एक लैब होती है, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, टिश्यू को स्टोर करते हैं। क्या करते हैं, टिश्यू को स्टोर करते हैं। और जब ये स्टोर करा जाता है तो स्टोर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉक एक तरीके से स्टोर करते हैं।
इस ब्लॉक को अगर मैंने जैसे पहले रख दिया, कोई 2 साल बाद मुझे लगा यार इसका फिश करना चाहिए, तो मैं अगर इस ब्लॉक को लाके अगर इस पे यहाँ पर फिश टेक्निक अप्लाई करूँ तो हो जाएगा। तो जो भी अगर हमने टिश्यू को संभाल के रख रखा है उस पे भी हम लोग फिश को यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 इम्पोर्टेंट इसके पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को याद होने चाहिए। सेल मॉर्फोलॉजी भी आप यहाँ पर देख जाओ पाओगे और क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी दोनों एक साथ देखे जा सकते हैं, क्योंकि क्या होता है जब हम लोग एबनॉर्मेलिटी देखते हैं तो मॉर्फोलॉजी को कहीं न कहीं लैग कर देते हैं। यहाँ पर मॉर्फोलॉजी भी आपको विज़िबल रहेगा, हाई रिज़ॉल्यूशन में विज़िबल होगा। फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप में क्या होता है जब हम लोग इसे इंक्यूबेट करते हैं तो इसका इंक्यूबेशन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 24-24 घंटे तक इंक्यूबेट कर सकते हैं इसे। तो जब हम लोग इतनी देर इंक्यूबेट करते हैं तो इनमें क्या होता है ना, हाई डेफिनेशन क्वालिटी का जो प्रोब्स हैं वो ऐड यूज़ करे जाते हैं, जिसके कारण जो इमेज प्रोडक्शन होगा वो बहुत बढ़िया होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हाई रेजोल्यूशन के अंदर आपको ये दिखाई देगा। स्लाइड को लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हो, और स्लाइड को स्टोर करने का कारण क्या है कि जहाँ पर हम लोग जो यूज़ करते हैं वो फ्लोरोसेंट टैग यूज़ करते हैं। वो ईज़ी मतलब कि ईज़ी टू यूज़ है, और वो क्या है, हार्मफुल नहीं है। हार्मफुल होते हैं जैसे रेडियो एक्टिव टैग्स हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा हार्म करेंगे। हार्म कर रहे हैं तो फिर हम लोगों को सँभाल के रखने में इतना तो है नहीं कि हम उसे सँभाल के रखें, तो डिस्कार्ड कर दिया जाता है रेडियो एक्टिव्स को। लेकिन अगर बात करा जाए फ्लोरोसेंट की, तो इसको सँभाल के रखा जा सकता है फॉर लॉन्ग यूजेज़, कि अगर हमें कहीं और भी भेजना है, कोई और पैथोलॉजिस्ट के साथ जितने भी डॉक्टर्स हैं, सब आपस में कम्युनिकेट करें, तो उनके लिए भी हम लोग इस स्लाइड को भेज सकते हैं। तो ये सारे के सारे एडवांटेज हैं। इसको अगर गो थ्रू करा जाए तो पैराफिन एम्बेडिंग ब्लॉक सबसे इंपॉर्टेंट है। जो टिश्यू रखा हुआ है उसके ऊपर भी आप कर सकते हो। यहाँ पर ये सेफ है फ्लोरोसेंट प्रूफ, तो उसे आसानी से आप लोग यूज़ कर सकते हो। मॉर्फोलॉजी और क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी दोनों हाई रिजोल्यूशन में देखे जा सकते हैं, लेकिन लिमिटेशंस भी होंगी। कोई चीज़ अच्छी है तो थोड़ी बहुत लिमिटेशंस भी होंगी। उसमें सबसे जो हम लोगों को लिमिटेशन देखने को मिलती है, ओनली नोन क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी को डिटेक्ट कर सकता है, ये अननोन को नहीं कर सकता। अब नोन क्या होती है आपको समझ में आना चाहिए। जैसे मुझे लग रहा है क्लिनिकली सिम्टम, कोई पेशेंट आया ओपीडी के अंदर मेरे पास, तो वहां पर क्या हो रहा है कि क्लिनिकली सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, और अगर क्लिनिकली देखने को मिल रहा है, अगर क्लिनिकली अगर आपको सिम्पटम जो हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं, और फिर आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार इसके शायद हो सकता है क्लिपेल्टर सिंड्रोम देखने को मिल सकता है, या हो सकता है डाउन सिंड्रोम देखने को मिल सकता है, पटाव सिंड्रोम, जो भी आपके पास जो बच्चा आया तो बच्चा ही आएगा, है ना। तो अगर उसमें ये सिंड्रोम्स देखने को मिल रहे हैं तो फिर हम लोग क्या करते हैं, फिश को रिकमेंड करते हैं कि फिश करवा लो आप एक बार। तो ये कन्फर्म्ड हो जाएगा, मतलब हमने क्लिनिकली देखा एंड देन कंफर्म करने के लिए क्या यूज़ किया, फिश यूज़ किया। तो ये क्या हो गया कि भाई ये नॉन क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज हो गई, कि हाँ शायद ये हो सकता है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो फिर ये क्या होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए यूज़ नहीं होगा। ऐसा थोड़ा ना छोटा बच्चा आएगा, मैं स्क्रीनिंग के लिए तो यूज़ ही नहीं कर सकता, समझे चीज़ को, क्योंकि स्क्रीनिंग तो तब करेंगे ना, मतलब सिर्फ जर्नल व्यू में देखना कि हमें कुछ क्लिनिकली समझ में नहीं आ रहा, स्क्रीनिंग करवा लो। लेकिन अगर क्लिनिकली समझ में आ रहा है तो फिर क्या करवाया जाता है, फिश फॉर द कंफर्मेशन। और बात करी जाए एलील स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, तो एक तो ये हो जाएगा, एलील स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन कोई हमें नहीं मिलती है। और सेकंड चीज, जो हमारा नॉन क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होगी उसी को हम कंफर्म कर पाएंगे, अननोन को नहीं कर पाएंगे। या नोन जो ऐसे जो हमें नोन भी होती है ना, उसका भी क्या लेवल है, किस इंटेंसिटी पे है, कितना है, वो सारी चीजें कौन बताएगा, फिश बताएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मॉर्फोलॉजी बहुत अच्छे से क्लियर विजिबल हो रही है। बात करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशंस ऑफ फिश की। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं, लेकिन एप्लीकेशंस जैसे कि अब अगर आप लोग इसे फिश को रिकमेंड कर रहे हो एज ए डॉक्टर, और अगर टेक्नीशियन एज ए काम कर रहा है यहाँ पर, तो वो जो काम कर रहा है वो किस चीज़ पे काम करेगा, क्या एप्लीकेशंस होंगी, गेन और लॉस ऑफ अगर क्रोमोजोम हुआ तो फिर क्या यूज़ किया जाएगा, फिश। मतलब कि क्रोमोजोम बढ़ रहा है, क्रोमोजोम घट रहा है, जैसे कि आपको 45 क्रोमोसोम देखने को मिल रहे हैं तो भी आपको समझ में आता है, और अगर आपको 47 क्रोमोसोम देखने को मिल रहे हैं तो भी आपको समझ में आता है कि कैलफिल्टर सिंड्रोम होगा या डाउन सिंड्रोम होगा। ठीक है, आप लोगों को जो टर्नर सिंड्रोम 45 पे जो देखने को मिलता है, तो ये सारे जो सिंड्रोम्स हैं ना, जो आप लोग इतने टाइम से फैसिनेटिंग तरीके से पढ़ते आ रहे हो, इन सबको डायग्नोस करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फिश यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर तो बस एक एग्जाम्पल लिख रखा है, ट्राइसोमी इन है। क्रॉनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया के अंदर क्या होता है, 12 नंबर पे ट्राइसोमी आपको देखने को मिलती है, क्रोमोसोम नंबर 12 पे। बात करी जाए क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट, जो भी क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट हुए हैं वो हम लोग देख पाएंगे। जब भी क्या होता है ना कि क्रोमोसोमल का कोई भी चेंजेस आया है, ट्रांसलोकेशन हुआ है, जैसे कि क्या 11 से 22 पे शिफ्ट हो गया है, या ये 24 है ना, यहाँ पर अगर चेंज हो गए हैं, Q24 टाइपिंग में वही है ना। तो जब भी हम लोग बात करते हैं इनके अंदर इंटरचेंजेस देखने को मिले हैं, तो इनसे भी क्या यूज़ करा जा सकता है, फिश। जैसे फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम,
9 से 22 के अंदर आपको ट्रांसलोकेशन देखने को मिल रहा है, तो वो भी हम लोग किससे देख पाएंगे, फिश टेक्निक से देख पाएंगे। समझे चीज को। जीन एम्प्लीफिकेशन, जीन का अगर कोई भी एम्प्लीफिकेशन हुआ है, HER2 जो होता है वो ब्रेस्ट कैंसर के अंदर क्या होता है, एम्प्लीफाई हो जाता है। ठीक है, ERPR और HER2 जो होता है वो ब्रेस्ट कैंसर के अंदर हम लोगों को ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जीन एम्प्लीफिकेशन जो होगा वो यहाँ पर हम लोग फिश टेक्निक के तौर पे देख पाएंगे। जीन कोई डिलीट हो गया तो भी हम लोग फिश टेक्निक से देख पाएंगे। और अगर बात करी जाए डिजीज मॉनिटरिंग, तो डिजीज को अगर जैसे किसी को भी जो डिजीज हो गई है और उसके एवज में हम लोग जो थेरेपी दे रहे हैं उसको चेक करने के लिए भी क्या यूज करना पड़ेगा, फिश को यूज करना पड़ेगा। तो वैसे तो पहले ही लाइन से आपको सब समझ में आ जाएगा, सारा का सारा मॉरल पहली लाइन से ही है, गेन और लॉस ऑफ आपका क्रोमोसोम है तो यहाँ पर फिश टेक्निक यूज होगी। अब जैसे आप देखोगे रीअरेंजमेंट, तो जब भी रीअरेंजमेंट कुछ भी चीज उल्टी सीधी हुई तो फिश देखेंगे। एम्प्लीफिकेशन मतलब बढ़ गया है, डिलीटेशन मतलब कम हो गया है, और उसी को मॉनिटर कर रहे हैं तो डिजीज मॉनिटर हो रही है एम्प्लीफिकेशन के अंदर। बात करी जाए प्रिंसिपल ऑफ फिश, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि आप लोग सब लोग यहाँ पर आए हैं इस वीडियो में तो प्रिंसिपल तो आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी सिखाया कि यहाँ करते क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को लेना है, जो भी हमारी सेल के अंदर है वो क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को कन्वर्ट कर देना है किसके अंदर, सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है, डीएनए के अंदर। और जैसे ही ये आपका सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो उससे फिर हम लोग क्या टैग ऐड कर देते हैं, हम लोग ऐड कर देंगे यहाँ पर फ्लोरोसेंट टैग ऐड कर देंगे। ठीक है, और जैसे ही ये फ्लोरोसेंट टैग ऐड होगा तो वो क्या होगा, अपने स्पेसिफिक, मतलब कि क्या होता है, जैसे कि आप लोग देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री कि इसके साथ यही वाली चीज जुड़ने वाली है, तो वो क्या होगा कि पर्टिकुलर फिक्स होता है कि सिंगल स्टैंडर्ड के साथ सिंगल स्टैंडर्ड वाला जो प्रोब होगा वो जाके जुड़ जाएगा। जैसे कुछ एटी रिच प्रोब्स होते हैं, कुछ जीसी रिच प्रोब्स होते हैं, तो वो जो एटी रिच स्पेसिफिक रीजन होगा ना वो वहीं जाके जुड़ेगा, तभी तो हम लोग गेन और लॉस ऑफ देख पाएंगे क्रोमोसोम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो क्या करेगा कि जो भी आपका यहाँ पर फ्लोरोसेंट डाई टैग्ड डीएनए प्रोब होगा वो सिंगल स्टैंडर्ड पे आपका बन जाएगा जाके, और प्रोब कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से क्या करेगा, बाइंड करेगा। जब कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से बाइंड करेगा तो हाइब्रिडाइज डीएनए प्रोब बनेगा, और उसको हम लोग फिर किससे देखेंगे, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप से देखेंगे। चीज है आसान, समझ में आई। नाम से ही मुश्किल लगता है बहुत आसान, आराम से समझ में आ जाएगा कि डबल स्टैंडर्ड को सिंगल स्टैंडर्ड बनाओ, फ्लोरोसेंट डाई जो टैग्ड है उसको आपको ऐड करना है, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनेंगे और हाइब्रिडाइज जो बने उसको हम देख पाएंगे। ये देखो ये डायग्राम है, सबसे आसान डायग्राम जो कि मैंने देखा वो आप लोगों को एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पर ये आपको समझ में आता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया। जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है वो क्या करेगा, डीनेचर्ड हम लोगों ने किया और उसके साथ क्या स्टैंड कर दिया, प्रोब आर द सिंगल स्टैंडर्ड प्रोब्स, तो हम लोगों ने उसमें क्या जोड़ दिया, सिंगल स्टैंडर्ड डी प्रोब्स जो है उसको ऐड कर दिया। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड, मतलब ये जो आपने बनाया था ये आपने सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आपने निकाल लिया था, और ये जो ऐड किया ये क्या ऐड कर दिया, प्रोब ऐड कर दिया, और इसको फिर सीन कर लोगे किससे, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप से। किससे ऐड सीन कर लोगे, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप से इसे आसानी से देखा जा सकता है। बात करी जाए टाइप ऑफ फिश की, कि फिश कितने टाइप का हो सकता है, ये अगर जब आप लोग देखते हैं कि फिश के अंदर जब हम लोग जाते हैं तो फिश के अंदर भी अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं। क्यों, क्योंकि ऐसा थोड़े ना है, बहुत सारी जब डिजीजेस के ऊपर जब हम लोग स्पेसिफाई कर रहे होते हैं तो फिर देखना पड़ता है कि कौन सी टेक्निक ज्यादा अच्छे से काम आएगी, कौन सी टेक्निक कम काम आएगी। ठीक है, तो या किस चीज को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, जब भी अलग अलग टाइप्स देखने को मिलते हैं तो कैसे यूज किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करी जाए सेंट्रोमेरिक प्रोब्स। सेंट्रोमियर आपको समझ में आता है, जैसे अगर ऐसे मैं एक क्रोमोसोम बनाऊं, ठीक है, एक पैर इधर और एक पैर इधर, अगर मैं ये क्रोमोसोम बनाता हूं तो यहाँ पर जो आपको ये सेंटर में देखने को मिलता है इसे क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। और इसको काफी बार बोल देते हैं अल्फा, और ये जो आपका होता है साइड वाला पोर्शन इसको बीटा भी बोल देते हैं। ये मैंने सिर्फ बता दिया, आगे इसके नेमिंग या क्लासिफिकेशन जब आप और डीपर वे में पढ़ते हो ना तो कुछ अल्फा और बीटा करके सेंस में बनाया जाता है। अभी मैंने सिर्फ इस क्लास को बेसिक रखा है, इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सेंट्रोमियर प्रोब्स जो होंगे वो आपको अल्फा और बीटा सैटेलाइट डीएनए के रीजन के ऊपर जाके क्या करेंगे, टैग करते हुए मिल जाएंगे। तो अल्फा रीजन ये वाला है और बीटा रीजन ये वाला है। ये क्या डिटेक्ट करता है, एन्यूपिलॉइडी को डिटेक्ट करता है, याद रखना। किसको डिटेक्ट करता है, एन्यूपिलॉइडी को। एन्यूपिलॉइडी क्या होता है,
कुछ भी गेन और लॉस ऑफ अगर आपका क्रोमोसोम रहेगा, मतलब या तो आपको 45 दिख रहे हैं या आपको कितने दिख रहे हैं, 47, 47 क्रोमोसोम या 45 क्रोमोसोम एनुपुलॉइडी होगी, वहां पर आप क्या यूज करोगे, सेंट्रोमियरिक प्रोब जो होगा वो आप यूज कर रहे होगे। अगले की बात करी जाए, लोकस स्पेसिफिक आइडेंटिफायर, जो पर्टिकुलर लोकस को क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, तो वो क्या करेगा, स्पेसिफिक जीन रीजन को डिटेक्ट करता है। स्पेसिफिक मेरे को कोई सा भी जीन देखना था, उसमें यूज करेंगे तो क्या, जीन डिलीटेशन, अगर डिलीट हो जाएगा तो कलर प्रोडक्शन नहीं होगा, तो वो स्पेसिफिक जीन को डिटेक्ट करना ही हुआ। सपोज मान लेते हैं आपको मुझे देखना है ब्लैक शर्ट है ही नहीं यहाँ पर, तो ब्लैक शर्ट नहीं है तो मतलब मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा हूँ, तो एक तरीके से क्या हो गया है, यहाँ पर जीन डिलीटेशंस में वो कलर ही प्रोड्यूस नहीं हुआ, आपने डाला कलर लेकिन वो कलर ही प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो उसको जीन डिलीटेशंस बोलेंगे। या बोलेंगे ट्रांसलोकेशन, जहाँ पर आपको दिखना चाहिए था वहां पर वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, बात करी जाए होल क्रोमोजोमल पेंट, कि पूरे के पूरे क्रोमोजोम को क्या करा जाए, पेंट कर दिया जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, होल क्रोमोजोम पेंट। तो यहाँ पर क्या होता है, क्रोमोसोम जो होता है उसको पूरा का पूरा मल्टी फ्लोरो टैग से क्या करते हैं हम लोग, कलर कर देते हैं, मतलब इसमें टैग्स ज़्यादा डालने पड़ते हैं, मल्टीपल टैग्स डालने पड़ते हैं, जिसके कारण क्या होता है, क्रोमोसोमल स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी जो होती है वो हमें पता चलती है। सबसे पहला, एन्यूप्लॉइडी के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, CEP यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, सेंट्रोमियरिक आपका प्रोब्स यूज़ किया जाता है। लोकस स्पेसिफिक के लिए क्या यूज़ किया जाता है, जीन डिलीटेशंस। अब काफ़ी बार जीन डिलीटेशंस को ऐसा भी बोला जा सकता है जैसे लॉस ऑफ जीन, है ना, तो जीन डिलीटेशंस भी वो सेम ही होगा, या लॉस ऑफ जीन, अब कुछ भी ऑप्शन में मिलता है आपको तो आप आराम से आंसर कर पाओगे। बात करी जाए होल क्रोमोसोमल पेंट की, तो पूरे के पूरे क्रोमोसोम को अगर आपने पेंट कर दिया है तो फिर आपको यहाँ पर एबनॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रक्चरल जो क्रोमोसोम है वो दिखाई देगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि कहाँ कहाँ पर हम लोग कैसे कैसे इसे यूज़ करेंगे। बात करी जाए कि फिश समझ में आ गया मेरे को, इसका प्रिंसिपल समझ में आ गया मेरे को, टाइप ऑफ फिश समझ में आ गया, लेकिन मैं इसको बनाऊंगा कैसे, मैं इस टेक्निक को परफॉर्म कैसे करूंगा सर लैब के अंदर। तो जब भी हम लोग इसे लैब में परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो जितने भी लोग लैब से हैं तो वो लोग इसको एक्चुअल में करते हैं, ठीक है। बाकी अगर डॉक्टर्स हैं या जो भी लोग भी बाकी इसके साथ में काम कर रहे होते हैं, वो सिर्फ इस स्लाइड को देखने का काम करते हैं। तो टेक्नीशियन के लेवल पे यहाँ पर बात करी जाए, तो जो फिश होती है, फिश के अंदर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं। अब अगर हिस्टोलॉजिकल स्लाइड देखोगे तो 10% फॉर्मेलिन में वो पहले से फिक्स्ड है, लेकिन अगर साइटोलॉजिकल स्लाइड है, जो इंटरफेस साइटोलॉजी की हम लोग बात कर रहे थे, वो स्लाइड है, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, 4% पैरा फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, 4% पैरा फॉर्मेल्डिहाइड में फिक्स करेंगे। और अगर फॉर्मेलिन है तो वो पहले से फिक्स है, नहीं तो कर दिया होगा हम लोगों ने पैराफिन के लिए, अगर हिस्टो की स्लाइड है तो। डी पैराफिनाइजेशन, ये सिर्फ फिक्सेशन क्यों किया जाता है, फॉर ए प्रिजर्वेशन ऑफ ए टिश्यू, कि मेरा टिश्यू जो है, जो मेरी सेल है वो प्रिजर्व रहे, खराब ना हो। जब हम लोग जब तक टेस्ट करें तब तक कहीं पता चले सेल ही खराब हो गया हो, तो उस सेल को संभाल के रखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पर ये फिक्सेशन टेक्निक यूज करते हैं। अब जब मैं उसको कर रहा हूँ, मैं उस टेक्निक को परफॉर्म कर रहा हूँ, तो जो प्रोब्स हैं वो सारे क्या हैं, वाटर सॉल्यूबल है। तो जब वाटर सॉल्यूबल प्रोब्स हैं, उनके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वैक्स को हटा के उसे सॉल्यूबल मटेरियल में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डी पैराफेनाइज करते हैं जाइलिन से, अल्कोहल से, एंड अल्कोहल को हम लोग क्या कर देते हैं, ड्राई कर देते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करी जाए इसमें इंपॉर्टेंट चीज प्री ट्रीटमेंट की, किसमें, प्री ट्रीटमेंट क्या होता है, यहाँ पर प्रोटीनेस का के जो होता है वो हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, प्रोटीनेस के, इंपॉर्टेंट है भाई ये। तो ये हम लोग यूज करते हैं कितना, 5 से 15 मिनट के लिए प्रोटीनेस के यूज किया जाता है, जो कि क्या करता है, डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन करता है, जिससे हम लोगों को जो फिश टेक्निक में जहां तक हमें पहुंचना है वहां तक हम पहुंच पाए, मतलब क्रोमोजोम तक हम पहुंच पाए, सुपरफिशियली ना रह जाए। सपोज मानो तुम्हें मेरा मांस देखना था, तुम स्किन पे ही रुक गए, तो क्या होगा, स्किन के ऊपर एसिड डाल के इसको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या डालते हैं, प्रोटीन डाइजेस्टर डालते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीनेस के बोलते हैं, जो कि क्या करता है, 5 से 15 मिनट के अंदर ऊपर से डाइजेशन करता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन आपको समझ में आ रहा था कि मैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो वो डीनेचुरेशन से होगा। टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, सवाल बनता है, एमसीक्यू यहाँ से बनता है, प्रोटीनेस से एमसीक्यू बनता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है, डीनेचर्ड ऑफ डीएनए, तो ये चीज़ समझ में आ गई सब लोगों को, क्या कर रहे हैं हम लोग। अगले, अगर जब हम लोग वहाँ पर जब भी डीनेचर्ड हो गया डीएनए, तो फिर क्या करेंगे, हम लोग डीनेचर्ड प्रोब को स्लाइड पे डालते हैं। तो जो हमारा बना बनाया प्रोब होता है, लैब में बना बनाया आता है प्रोब, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, स्लाइड पे डालेंगे, उस पर कवर स्लिप लगाएंगे और उसे इंक्यूबेट कर देंगे, कितनी देर के लिए, 1 दिन के लिए। अब ये सब में टाइम अलग अलग होता है, मैंने यहाँ पर एवरेज ड्यूरेशन रख रखा है 1 दिन के लिए। अब ये डिपेंड करता है कि क्या चीज़ है, कौन सा टिश्यू है, उतना डीप हम जान ही रहे हैं, आप एवरेज याद रखो, 1 दिन के लिए हम लोग इसे 37 डिग्री पे इंक्यूबेट करते हैं।
पोस्ट हाइब्रिडाइजेशन के लिए जब हम लोग बात करते हैं तो पोस्ट हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर ये SSC वॉश यूज़ करते हैं। अब ये SSC थोड़े ना, ये यहाँ पर क्या यूज़ होता है, आपका यूज़ होता है सेलाइन सोडियम सिट्रेट वॉश। तो यहाँ पर क्या यूज़ होता है, जैसे कि सेलाइन है, सोडियम है, सिट्रेट वॉश है, तो मतलब क्या होता है, नॉर्मल सेलाइन यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड यूज़ करते हैं और सोडियम सिट्रेट हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, जिसके कारण हमारा ना टिश्यू डैमेज हो और जो जो हम लोगों ने जो रिएजेंट या प्रोब्स के साथ डालने वाले हैं वो कोई भी चीज़ जो है वो ख़राब ना हो। तो हमें यूज़ करना क्या पड़ता है, SSC वॉश यूज़ करना पड़ता है। इसको करते हैं प्री वार्म्ड SSC वॉश, मतलब पहले इसको हीट कर लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्लाइड को ड्राई करते हैं। तो इसको हीट कितने पे किया जाता है, इसमें लिखा हुआ नहीं है, मैं बता देता हूँ। 70 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग क्या करते हैं, इसे हीट करते हैं और रखते किसमें है, कोपलिन जार के अंदर। कोपलिन जार क्या होता है, एक ऐसा जार आता है, ठीक है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसे ढक्कन लगा हुआ होता है। तो पर्टिकुलर जो भी स्लाइड होती है उसका यहाँ पर एक जो भी नंबर है हम लोग XYZ नंबर डाल देते हैं और इसके अंदर हम लोग 70 डिग्री के अंदर जो सॉल्यूशन को बना के डालते हैं, स्लाइड डाल देते हैं, रख देते हैं। देन क्या करते हैं, स्लाइड को ड्राई कर लेते हैं। जब ये स्लाइड ड्राई हो जाती है तो फिर उसके लिए हम लोग विजुअलाइजेशन के लिए एक डाई ऐड करते हैं, DAPI, ठीक है। DAPI आपको सिर्फ याद रखना है, ऑप्शंस में भी DAPI ही आता है। अगर फुल फॉर्म याद करनी है तो 4,6 डाई अमीनो 2 फिनाइल इंडोल जो होता है वो हम लोग यूज कर रहे होते हैं। ये क्या है, काउंटर स्टेन है। आप छोड़ो, मैं इसको बता देता हूँ। ये आपको दिखाई देता है ब्लू कलर का, ठीक है, ये ब्लू कलर का क्या है, काउंटर स्टेन है। आप लोग अगर देखेंगे कोई भी फोटो तो ब्लू कलर का काउंटर स्टेन दिखाई देता है, तो वो यही है जो कि हम लोगों को फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है। तो आपके जब किताबों में या कभी फोटोज देखते हो तो फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप की फोटो होती है जहाँ पर आपको ब्लू काउंटर स्टेन दिखाई देता है। अब बात करते हैं ट्रबल शूटिंग की। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे दिखाई दे रही थी। बहुत ज़्यादा हम लोग देखने के ऊपर नहीं जाते हैं कि एक्चुअल में क्या विजुअलाइजेशन होता है, क्योंकि वहाँ तक अगर टेक्नीशियंस ने स्लाइड बनाई है तो विजुअलाइजेशन के ऊपर इतना ज़्यादा काम किया नहीं जाता है। लेकिन अगर आपका जो सिग्नल है, जब डॉक्टर ने देखा एंड देन आपसे बोला कि यहाँ पर जो है सिग्नल वीक आ रहा है, तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। अभी सवालों को कुछ ऐसा बनाया जाता है कि मैं ना फिश टेक्निक को परफॉर्म कर रहा था, उसके अंदर अगर सिग्नल वीक आ रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है या उसे कैसे सही किया जा सकता है। तो उस बिहाफ के ऊपर ये टेबल है जो कि आपको ये पूरी चीज़ें सिखाएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सिग्नल वीक आ रहा है तो उसके 3 कारण हो सकते हैं। अब इनमें से कोई एक ऑप्शन हो तो वो उसको कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं ट्रबल शूट। जो लोग लैब्स में काम करते हैं ना, उनको ट्रबल शूट बहुत ज़्यादा आना चाहिए कि काम को सही कैसे किया जाता है। दैट इज नोन एज ट्रबल शूट, समझ रहे हो चीज़ को। तो अगर यहाँ पर क्या हुआ, वीक सिग्नल आया, तो वीक सिग्नल आने का सबसे पहला कारण हम लोग चेक करेंगे पुअर डाइजेशन। जो हम लोगों ने क्या डाला था, प्रोटीनेस के को डाला था, वो सही है कि नहीं है, उसका टेम्परेचर सही है कि नहीं है, ठीक है, और इसका जो है आपका पीएच जो है वो सही है कि नहीं है। जो पीएच टेम्परेचर तो मैं बता दिया था, पीएच जो होता है 7.2 पीएच पे हम लोग इसे यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वहां पर शायद पीएच नहीं लिखा हुआ था, ऐड कर लेना पीएच कितना होता है। अगर बात करी जाए, अगर ये भी सही है, प्रोटीनेज जो हम लोगों ने डाइजेशन देखा तो प्रोटीनेज के जो था वो हमारा सही था, तो फिर हम लोग जाते हैं लो प्रोब कंसंट्रेशन के ऊपर। जो हमने प्रोब डाला है उसका कंसंट्रेशन कम रह गया होगा, इस कारण से जो है वो कलर प्रोडक्शन या वीक सिग्नल आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रोब कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे। तब भी अगर सिग्नल ठीक नहीं होता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, फॉल्टी हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं। फॉल्टी हाइब्रिडाइजेशन क्या था कि भाई हम लोगों ने जो इंक्यूबेट किया या जो कवर स्लिप रखी उसके अंदर कोई ना कोई कंटामिनेशन आ गया या कोई प्रॉब्लम आ गई, जिसके कारण हम लोगों को ये देखने को मिलता है। तो फिर हम लोग चेक इंक्यूबेशन टाइम करेंगे एंड उसके अंदर कोई भी एबनॉर्मेलिटी या कोई भी कंटामिनेशन नहीं है, वो अपने अगर विजुअलाइज हो रहा है कंटामिनेशन, देन नया स्लाइड बना के नया काम कर लेंगे। बात करी जाए इंटेंस बैकग्राउंड आपको दिखाई दे रहा है, इंटेंस बैकग्राउंड अगर आपको दिखाई दे रहा है तो नॉन स्पेसिफिक प्रोब जो है वो बाइंड हो गया। मतलब होना चाहिए था बिल्कुल परफेक्ट प्रोब, लेकिन अगर नॉन स्पेसिफिक प्रोब बाइंड हो गया है तो फिर उसके अंदर क्या होता है, इंटेंस बैकग्राउंड आपको दिखाई देता है। उसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, कॉट 1 डीएनए ये ऐड करते हैं। ये क्या है, बफर है। देखो मैं आपको थोड़ा सिखा दूं इसके बारे में, ये क्या है, बफर है, बफर ऑफ फिश बोल देते हैं इसको। अब ये बफर ऑफ फिश क्या करता है, बफर ऑफ फिश क्या करता है, इनिबिट कर देता है जो अदर प्रोब्स हैं, इनको क्या करता है, इनिबिट। तो जितने भी अदर प्रोब्स हैं उनको क्या कर देता है, इनिबिट कर देता है। कोई चीज़ अगर मेरे पीछे छुप जाए तो उसको मैं बोल रहा हूँ वो लिख लेना, है ना।
अगर अगली बात करी जाए अनइवन स्टेन दिखाई दे रही है तो बबल जो है अंडर द कवर स्लिप, जो हमारी कवर स्लिप है उसके नीचे जो बबल्स हैं उनको निकाला जा सकता है। टैपिंग मेथड से भी निकाल सकते हो, या आप ऐसे ही कवर स्लिप रखो जिससे बबल ही ना आए। और अगर बात करी जाए पुअर मॉर्फोलॉजी है तो फिर हम लोगों को ओवर डाइजेशन को हो गया होगा, तो उसके लिए टाइम को क्या करा जा सकता है, कम किया जा सकता है, जिससे क्या हो ओवर डाइजेशन कम हो जाएगा और आपको मॉर्फोलॉजी जो है परफेक्ट दिखाई देगी। तो ये सारे ट्रबल शूट्स होते हैं जो कि जब हम लोग काम करते हैं तो ये सारी चीज़ें सामने आती हैं, बट हम लोग इतना ज़्यादा पढ़ते नहीं है ना इन चीज़ों को, इसीलिए हम लोगों को लगता है किताबों में नहीं है। सब कुछ यहाँ पर मिलता है। जब आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अगली बात करी जाए टाइप ऑफ फिश, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। सिर्फ सवाल आता है आपसे कि टाइप ऑफ फिश हो सकता है कौन सा, तो यहाँ पर जब भी हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ फिश की तो 3D फिश होता है। 3D फिश के अंदर क्या करते हैं, मैपिंग करते हैं, किसकी, न्यूक्लियस की 3D मैपिंग हम लोग करते हैं, उसको 3D फिश बोलते हैं। 4D फिश के अंदर हम लोग क्या करते हैं, लिविंग सेल से डीएनए विजुअलाइजेशन करने को हम लोग क्या बोलते हैं, 4D फिश बोलते हैं। एम फिश का मतलब क्या होता है, जब हम लोग मल्टी कलर, जब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, अब अगर हम लोग बात करें मल्टीपल कलर्स यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एम फिश बोलते हैं। ये जो स्काई होता है ना, SKY, ये एम फिश को ही क्या बोल सकते हैं, स्काई बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल कैरियोटाइपिंग, स्पेक्ट्रल कैरियोटाइपिंग, ठीक है। और जितने भी लोग ये वीडियो यहाँ तक भी देख रहे हो, ये चिंता मत किया करो कि ये सारी चीज़ें बहुत सुपर लेवल की हैं, आपको पढ़नी पड़ेंगी। पेपर बहुत ज़्यादा एडवांस होते जा रहे हैं, तभी आपसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि स्काई का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको लगेगा नीला नीला आसमान, नीला नीला आसमान नहीं है भाई, स्पेक्ट्रल कैरियोटाइपिंग है। स्पेक्ट्रल कैरियोटाइपिंग क्या होता है, मल्टीपल कलर्स जब प्रोड्यूस होते हैं तो वो एक स्पेक्ट्रल फॉर्म में बनते हैं, उसी को बोलते हैं क्या, स्पेक्ट्रल कैरियोटाइपिंग। यहाँ पर अगर हम लोग एक और एडवांस टेक्निक की बात करें तो कंपैरेटिवली जीनोमिक हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, कंपैरेटिव जीनोमिक हाइब्रिडाइजेशन। जीनोमिक हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग कंपैरेटिव तौर से देख रहे होते हैं। कंपैरेटिव तौर से देखने का फायदा क्या है कि हम लोगों को जब नॉर्मल चीजें पता होंगी तभी हमें एबनॉर्मल चीजें समझ में आएंगी। समझ रहे हो चीजों को, तो कितना नॉर्मल है कितना एबनॉर्मल है, इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए क्या किया जाता है, कंपैरेटिव जीनोमिक हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक को यूज किया जाता है। दिस इज ऑल्सो ए फिश टेक्निक, ठीक है, ऐसा नहीं कुछ अलग है, लेकिन बस क्या है, फिश के अंदर एक एडवांस लेवल है जिसको मैंने एक अलग से पॉइंट बना के आपको यहाँ पर लिख रखा है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, जो आपका ट्यूमर डीएनए होगा वो कैसा दिखाई देगा, ग्रीन कलर का दिखाई देगा। मार्क कर लो भाई MCQ। आपसे सीधा सवाल ऐसा पूछा जा सकता है, कंपैरेटिव जीनोमिक हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के अंदर जो ट्यूमर डीएनए होगा उसका कलर कैसा होगा, उसका कलर ग्रीन होगा। और बात करी जाए जो नॉर्मल डीएनए होगा उसका कलर कैसा होगा, आपको रेड कलर का देखने को मिलेगा। दोनों ही मेटाफेज ऑफ क्रोमोसोम पर हाइब्रिडाइज जो है, ग्रीन और रेड का रेशियो हम लोग गेन और लॉस के तौर पे देख रहे होते हैं। मतलब अगर आपका क्या हो गया है कि आपको ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है तो ट्यूमर है, मतलब क्या हो रहा है कि वहां पर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, मतलब सेल ज्यादा बनाई दे रही है। और नॉर्मल अगर कम हो रहा है तो फिर वहां पर क्या हो रहा है, लाल कलर अगर कम हो रहा है तो वो क्या है कि लॉस हो रहा है, मतलब जो हमारा नॉर्मल था उसके अंदर भी कुछ कमी देखने को मिल रही है, तो वो लॉस है। अब अगर बात करी जाए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज की, इंटरप्रिटेशन, जब हम लोग इसके रिजल्ट देखते हैं तो क्या देखने को मिलता है, जीन एम्प्लीफिकेशन अगर हो रहा है तो क्या है, ग्रीन कलर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। कलर प्रोडक्शन की बात है, जब हम लोग कलर डालते हैं तो कलर आपको ग्रीन ज्यादा दिख रहा है तो क्या है, एम्प्लीफिकेशन है। एम्प्लीफिकेशन है मतलब क्या है, आपको ट्यूमर देखने को मिल रहा है। रेड कलर अगर इंक्रीज हो रहा है तो फिर क्या है, जीन डिलीटेशन हो रहा है, कि नॉर्मल में तो आपका रेड आई आने वाला था वो डिलीट होता जा रहा है, तो वहां पर क्या हो रहा है, रेड कलर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अब देखो ये थोड़ा सा मैं आपको इसे डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं तभी आप इसे सीख पाएंगे। सबसे पहले ये क्या है, आपके मेटाफेज के क्रोमोसोम है, किसके हैं, मेटाफेज के जो हैं ये आपको क्रोमोसोम देखने को यहाँ पर मिलते हैं। मेटाफेज के जो भी क्रोमोसोम है इसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे, क्रोमोसोम स्पेसिफिक जो भी आपका यहाँ पर प्रोब, टारगेटेड प्रोब होंगे उसको हम ऐड कर देंगे, और इसके साथ कॉट 1 डीएनए जो है वो हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। तो पेंसिल चल रही है क्या, पेंसिल नहीं चल पाएगी यार इस पे जब मैं जूम कर देता हूँ तो, इसीलिए आप लोग इसे थोड़ा सा ध्यान से देखना कि हम लोगों ने क्या करा, क्रोमोसोमल स्पेसिफिक प्रोब जो टारगेटेड विद द डिफरेंट कलर फ्लोरोक्रोम के हिसाब से थे, वो हम लोगों ने मल्टीपल कलर, मतलब जितने भी हमारे लैब्स में हमने सारे डाले, उसके साथ कॉट 1 डीएनए डाला। कॉट 1 डीएनए क्या था, फिश का सर बफर था जो कि इनहिबिट करता है जो भी अदर कोई कलर रिएक्शन आ रही है या ओवर स्पेसिफिक कोई भी चीज अपने आप को कर रही है, तो उसको कौन कर देता है, रोकने का काम कॉट 1 डीएनए करता है। सारा का सारा मिक्सचर जब हम लोग डाल देते हैं तो हाइब्रिडाइज होता है, वही पूरा का पूरा इंक्यूबेशन, ये सारा स्टेप खाया हुआ है, बस आपको समझ में आता है हाइब्रिडाइज हुआ है।
अगर आपको यहाँ पर ग्रीन कलर दिखाई देता है तो टैग्ड विद द ग्रीन फ्लोरोसेंट, जब आपको टैग्ड ग्रीन फ्लोरोसेंट के साथ या टैग्ड विद द रेड फ्लोरोसेंट, टेक्सास रेड जिसे हम लोग बोल रहे होते हैं, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट दो चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अगर एक्सेस ग्रीन कलर फ्लोरोसेंस में आ रहा है तो मीन्स क्या हो रहा है, जीन एम्पलीफिकेशन। अब कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, जो रिजल्ट होगा वो कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, पीला पीला सा क्रोमोसोम और उसके अंदर दो स्ट्रैप स्ट्रैप से दिखाई दे रहे हैं, तो अगर आपको ग्रीन ज्यादा दिखाई दे रहा है तो क्या हो रहा है, एक्सेस हो रहा है जिसका जीन एम्पलीफिकेशन का। और अगर रेड ज्यादा दिखाई दे रहा है मतलब जीन डिलीटेशंस ज्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। बात करी जाए इसकी एडवांटेज की, तो बहुत ज़्यादा वेरी सिंपल है, सफिशिएंट मेथड है कि आप आराम से कर सकते हो। ये क्या होता है ना भाई, नॉलेज बढ़ाता है कि एबनॉर्मेलिटी कितनी ज़्यादा है, मतलब कितना ज़्यादा कलर कौन सा है, ग्रीन है, रेड कलर है, तो वो है। लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स जो होते हैं, जो ट्रांसलोकेशंस होते हैं, वो ज़्यादातर नहीं बता पाता, सिर्फ कम ज़्यादा के सेंस में गेन और लॉस के ही साथ में कुछ एबनॉर्मेलिटी का पता चलता है, और पीसीआर से कम सेंसिटिव है। ठीक है, तो ये जो आपका यहाँ पर फिश के अंदर जब हम लोग कंपैरिजन पे आते हैं ना, तो कंपैरिजन क्या कौन कर सकता है, पीसीआर टेक्निक, पॉलीमर चेन रिएक्शन जो होगी वो ज़्यादा अच्छे से आपको यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर पाएगी। अब जितना हम लोगों ने सब पढ़ा है उसके लिए हम लोग थोड़े से एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये सारे ऑल एग्जाम्स के लिए आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जो आपको फिश पढ़ाया है, ठीक है, उन सब से ही रिलेट करते हुए ये क्वेश्चन बनते हैं, या जो भी पीवाईक्यू में पूछे गए हैं वो सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, सारे सवाल आप करेंगे, सबसे पहले मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा, आप करना, एंड अदरवाइज फिर मैं उसको आंसर टिक कर दूंगा, जिससे आप लोग क्या कर पाओ, उस चीज़ों को सीख पाओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी ये। अभी जितने भी लोग कॉलेजेस में हैं तो उन लोगों के लिए तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट रही है। आपने अगर थ्योरी पढ़ी है तो फिर आप लोगों को ये सवाल बनने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको आने वाले टाइम में तो यही कॉम्पिटिशन फाइट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ अगर आपसे पूछा जाए, फिश टेक्निक इज मेनली यूज्ड इन, किसके अंदर हम लोग यूज करेंगे, तो अगर बात करी जाए मेनली यूज इन बैक्टीरियोलॉजी, इंटरफेस, साइटोजेनेटिक्स, हिस्टोकेमिस्ट्री या इम्यूनोलॉजी के अंदर। आसान सवाल हो पाया सब लोगों से? ऐसे ही अगर आप पढ़ते रहोगे ना मेरे साथ में तो आराम से सवाल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इंटरफेस अभी मैंने आपको सिखाया कि भैया एक सेल साइकिल के अंदर जब हम लोग देखते हैं तो माइटोसिस और बाकी का जो हिस्सा बचता है G1 एस और G2 का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं। तो आराम से ये आंसर बन गया, ये पहला वाला सवाल सबको आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपसे कह रहा है विच डीएनए फॉर्म्स रिक्वायर्ड फॉर फिश हाइब्रिडाइजेशन। फिश के हाइब्रिडाइजेशन जब हम लोग कर रहे होते हैं तो हमें कौन सा डीएनए चाहिए होता है, डबल स्टैंडर्ड, ट्रिपल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड या आरएनए। तो जब भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो हमें पता होता है कि हमारे पास जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, इसको हमने डीनेचर्ड करके किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और हाइब्रिडाइजेशन में हमें प्रोब लगाना ही था, तो फिर हमें क्या चाहिए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए चाहिए। ये भी हो गया होगा आराम से, सारे ही सवाल आराम से हो जाएंगे। मेजर एडवांटेज ऑफ ए फिश, फिश का क्या एडवांटेज है, सबसे पहला लिख रखा है रिक्वायर्ड सेल कल्चर, कि सेल कल्चर की जरूरत होती है क्या, वर्क ओनली इन फ्रेश टिश्यू ऑन सॉरी वर्क ऑन ए फ्रेश टिश्यू, की फ्रेश टिश्यू पे ही काम कर पाओगे, वर्क ऑन ए पैराफिन एम्बेडिंग टिश्यू, कि आप पैराफिन एम्बेडिंग टिश्यू पे काम कर पाओगे, या आपका रिक्वायर्ड पीसीआर, इसमें पीसीआर की जरूरत पड़ेगी। आपको भी मैंने जब पहले समझाया, आपसे कहा कि कोई सेल कल्चर की जरूरत नहीं, सेल कल्चर बनाना बहुत मुश्किल काम है। अगर आप सेल कल्चर बना रहे हो तो आप पहले ही आधी लड़ाई तो कर चुके हो, है ना। बात करी जाए वर्क ऑन है फ्रेश टिश्यू, जो आपके रखे हुए टिश्यू हैं उनका क्या करोगे, उनके लिए भी फिश किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, पैराफिन जो आपका सेक्शन है उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, फिश टेक्निक को। अगले सवाल पे अगर हम लोग बात करें, विच इज नॉट ए एडवांटेज ऑफ ए फिश, इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है फिश का। फिश का एडवांटेज क्या नहीं होगा, हाई रेजोल्यूशन, ऑप्शन दे दिया सेकंड, लॉन्ग टर्म स्लाइड स्टोरेज, डिटेक्ट अननोन क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, और फोर्थ आपको दे दिया है सेफ फ्लोरोसेंट टैग। अब अगर आपसे बात करी जाए हाई रेजोल्यूशन, जी सर फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप पे जब हम इतना लंबे टाइम इंक्यूबेशन करते हैं तो बहुत बेहतर स्लाइड बनती है, तो हाई रेजोल्यूशन पे भी वो विजिबल होती है, तो ये बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। अब बात कही जाए लॉन्ग टर्म स्लाइड स्टोरेज, तो जो हमारा फ्लोरोसेंट प्रोब होता है वो लेस हार्मफुल होता है, लेस हार्मफुल होता है तो हम इसे लंबे टाइम तक रख पाते हैं, तो ये भी सर ट्रू है। बात करी जाए सेफ फ्लोरोसेंट टैग, तो ये भी सही हो गया। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर पाते हैं, डिटेक्शन ऑफ अ नोन क्रोमोसोम, ये लिखा हुआ है अननोन क्रोमोसोम, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इससे अगर स्क्रीनिंग टेस्ट करना हो तो फिश से नहीं कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्रीनिंग के लिए बेसिक टेस्ट पे जाना पड़ेगा। लेकिन फिश कर रहे हो तो फिर क्या होगा कि वो थोड़ा नोन क्रोमोसोम के लिए हम लोगों को करना होता है, तो अननोन के लिए हम नहीं कर सकते हैं।
अगले सवाल पे बात करें, गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम डिटेक्टेड बाय। अगर मेरे को गेन और लॉस को डिटेक्ट करना है तो मैं किस टेक्निक से यूज करूंगा? पास स्टेनिंग से, फिश से, सिल्वर स्टेन से और आईएसटी से। अभी तो खैर आप फिश पढ़ने आए हो तो आप आराम से कर पाओगे, लेकिन इन केस अगर ये क्वेश्चन जर्नल वे में आ जाता कि आपको बिल्कुल सब सारे क्वेश्चन मिल रहे थे और एकदम से ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, देन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि सिल्वर स्टेनिंग करेंगे, आईएससी करेंगे, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री करेंगे, फिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या करा जाता है? फिश किया जाता है, क्योंकि मैंने अभी आपको सिखाया कि गेन और लॉस ऑफ जो क्रोमोसोम होता है उसके लिए हम लोग फिश यूज करते हैं। HER2 एम्पलीफिकेशन, ठीक है, जिसको हम लोग यूज कर रहे थे बेस्ट डिटेक्शन बाय। बेस्ट डिटेक्ट आप किससे कर पाओगे? अभी मैं आपसे कह रहा था कि जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वहां पर HER जो होता है 2, उसका एम्पलीफिकेशन देखने को मिलता है, और उस एम्पलीफिकेशन को हम लोग फिर डिटेक्ट करते हैं किससे? फिश टेक्निक से डिटेक्ट करते हैं। बस आप सवाल देखते जाओ, आराम से बनेंगे। अभी तो ये तो जनरल सवाल हैं, अब अगर ये मिक्स होके आ जाए तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, इसीलिए मैंने ये बता दिया यहाँ पर। अगला सवाल जो है वो आपसे पूछा जा रहा है, लिस एल एस आई प्रोब्स आर डिटेक्टेड बाय। एल एस आई प्रोब जो था वो अभी हम लोगों ने जब पढ़ा तो सेकंड नंबर का जो प्रोब था वो क्या था? एल एस आई प्रोब था, उसका था लोकस, LOCUS, लोकस स्पेसिफिक आइडेंटिफायर। ठीक है, लोकस स्पेसिफिक आइडेंटिफायर जो था उसको हम लोग क्या बोलते हैं? LSI। ठीक है, लिस्ट प्रोब डिटेक्ट क्या करता है? अब ऑप्शन मैंने यही लिख दिया तो क्या होगा? होल क्रोमोसोम को डिटेक्ट करेगा, अल्फा सैटेलाइट रीजन को डिटेक्ट करेगा, स्पेसिफिक जीन रीजन को डिटेक्ट करेगा, या आरएनए को। अगर आपको इसकी फुल फॉर्म आती है तो आपको समझ में आ जाएगा। स्पेसिफिक अगर मैंने यहाँ लिख दिया है तो स्पेसिफिक जीन रीजन को ही करेगा। हो गया ना आराम से सवाल? बस आपको थोड़ी थोड़ी सी चीजें याद रखनी है, आराम से सवाल बनेगा। अगले सवाल की बात करी जाए, सेंट्रोमेरिक प्रोब्स डिटेक्ट। सेंट्रोमेरिक प्रोब जो था वो हमने सबसे पहला प्रोब पढ़ा था, मतलब पहला जो था वो हमने सेंट्रोमेरिक पढ़ा था, सेकंड हमने लिस्ट पढ़ा था जो कि लोकस स्पेसिफिक था, और थर्ड जो था वो हमने मल्टी कलर के अंदर पढ़ा था। वो क्या डिटेक्ट करेगा? ट्रांसलोकेशन को, एन्यूप्लॉइडी को, जीन एक्सप्रेशन को, या एमआरएनए को। तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम लोग एन्यूप्लॉइडी देखते हैं तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है? सेंट्रोमेरिक प्रोब देखने को मिलता है, जिसके सेंस में हम लोगों ने लिख रखा था अल्फा एंड बीटा। अल्फा जो होता है वो सेंट्रोमियर के रीजन की बात होती है, और जो बीटा होता है वो साइड रीजन पे जब हम लोग बात करते हैं प्री सेंट्रिक पे, तो हम लोगों को बीटा रीजन देखने को मिलता है। तो आराम से ये चीज हो गई। अगले सवाल पे चले। अगला सवाल कह रहा है कि होल क्रोमोसोम पेंट शो। होल क्रोमोसोम जो हो अगर हमने पेंट कर दिया तो वो क्या शो करेगा? प्रोटीन डिफेक्ट शो करेगा, क्रोमोसोमल स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी शो करेगा, एंजाइम डेफिशिएंसी शो करेगा, या लिपिड इंक्लूजन शो करेगा। तो अब होल क्रोमोसोम जो था वो हमारा थर्ड वाला था। अगर मैं पूरा क्रोमोसोम पेंट करता हूँ तो वो क्या दिखाता है? क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी को दिखाता है। फिर से एक सवाल जो कि आप लोग सीख गए हैं। अगले सवाल की बात करी जाए, काउंटर स्टेन यूज इन अ फिश। बहुत अच्छा सवाल, और ये पूछा गया हुआ सवाल है, ठीक है, PYQ है ये, कि फिश के अंदर आप काउंटर स्टेन कौन सा यूज करते हो? तो फिश के अंदर आप यूज करते हो DAPI। ठीक है, जो कि आपको क्या करता है? ब्लू कलर का यहाँ पर दिखाई दे रहा होता है। तो जो ऐसा आपको मिथाइलिन ब्लू के सेंस में दिखाई देता है, DAPI जो है वो दिखाई दे रहा होता है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, प्रोटीनेस के इज यूज इन अ फिश फॉर। अब आपको पता है प्रोटीनेस के हमने यूज किया, प्रोटीनेस के जो यूज किया वो हम लोगों ने यूज किया कितनी देर के लिए? 5 से 15 मिनट के लिए हम लोगों ने यूज किया। वो क्यों यूज किया? अब यहाँ पर है DNA लेबलिंग के लिए, टिश्यू डाइजेशन के लिए, प्रोब एम्पलीफिकेशन के लिए, और सिग्नल एनहांसमेंट के लिए। शायद ये लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन मैंने बोला जरूर होगा, है ना? ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं ये बात बोलूँ ना पूरी चलती क्लास में। आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो पक्का आपको याद आ जाएगा। प्रोटीनेस के जो होता है वो यूज होता है किसके लिए? टिश्यू डाइजेशन के लिए। मैं आपको, अच्छा हाँ, मैंने बोला था, जो मैं आपको ये समझा रहा था कि अगर आप मेरी स्किन के नीचे देखना चाहते हो तो स्किन को तो हटाना पड़ेगा ना। तो स्किन जब हटेगी तभी तो नीचे देख पाओगे, तो इसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं? टिश्यू डाइजेशन जो होता है वो यूज कर रहे होते हैं, तब हम लोग इस चीज को देख पाते हैं। ठीक है, तो टिश्यू डाइजेशन करवा दो, देन आप देख पाओगे। डीनेचुरेशन टेम्परेचर फॉर फिश। डीनेचुरेशन टेम्परेचर फिश के लिए कितना होगा? 37 डिग्री, 50 डिग्री, 70 से 75, या 90 डिग्री सेल्सियस। बहुत सारे लोग अगर ये बिना पढ़े जाएंगे ना इस क्लास को, 90 डिग्री लगा के आएंगे 100%। मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि वो सब लोग को लगता है कि फिश, PCR ये सब सेम टेम्परेचर पे चलते हैं। 95 डिग्री सेल्सियस पढ़ के आए थे, चल 90 लगा देते हैं, जय माता दी है। जय माता दी नहीं चलेगा।
ऐसे सारे कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या टेम्परेचर बनेगा, अगर आपने ध्यान से देखा है तो 70 से 75 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो फिश के लिए हमें टेम्परेचर यूज करना होता है। अगले सवाल पे बात करी जाए, नॉन स्पेसिफिक प्रोब बाइंडिंग इज प्रिवेंट बाय। मैंने आपसे कहा कि नॉन स्पेसिफिक प्रोब, कोई भी अगर इन प्रोब आ रहा है ऐसे ही हवा बनाने, मतलब सिर्फ बीच में आ रहा है, तो उसको क्या करा जाता है, रोका जाता है। रोकने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, यूज करते हैं फिश के लिए बफर आता है एक, जिसमें क्या करता है वो इनहिबिट कर देता है प्रोब्स को। उसका क्या नाम था, कॉट वन था, ठीक है। तो कॉट वन डीएनए जो होता है वो हम लोग यूज करते हैं एज अ बफर, जो कि क्या करता है, नॉन स्पेसिफिक प्रोब बाइंडिंग को क्या कर देता है, प्रिवेंट कर देता है, रोक देता है, जिससे क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ कलर नहीं देखने को मिलता है। सवाल को कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है, याद ये चीज रहेगी, आराम से सवाल बनेगा। अगले सवाल की बात करते हैं, इन सी जी एच, ठीक है, सी जी एच क्या था भाई, कंपैरेटिव, जब हम लोग जीन को देख रहे थे तो वहां पर अगर एक्सेस ग्रीन सिग्नल दिख रहा है तो वो आपको क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जब भी हम लोग कंपैरेटिव जीन हाइब्रिडाइजेशन देख रहे थे तो डिलीटेशन देखने को मिल रहा था ग्रीन सिग्नल में, एम्पलीफिकेशन मिल रहा था, एनुप्लॉइडी मिल रही थी, या ट्रांसलोकेशन। पहली बात तो मैं इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर मेंशन कर दूं, कंपैरेटिव जीनोमिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने 10th पॉइंट में पढ़ा था, ठीक है, 10वें नंबर का जो पॉइंट था वो हम लोग ये पढ़ रहे थे। तो वहां पर जब हम लोग पढ़ रहे थे कि ग्रीन कलर जब आएगा तो क्या होगा, ट्यूमर, क्या होगा, ट्यूमर। वो ऑप्शन में तो सर ट्यूमर ही नहीं है कि नहीं, ऐसे ही फंसते हैं ना भाई, दिक्कत यही है। तो नॉर्मली जब ट्यूमर होगा तो क्या होगा, एम्पलीफिकेशन होगा, मतलब मल्टीप्लाई होंगी चीजें। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, एम्पलीफिकेशन जो होगा वो इसका एक आंसर सही बनेगा, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, एक्सेस रेड फ्लोरोसेंट इन ए सी जी एच, कंपेरेटिव जीनोमिक हाइब्रिडाइजेशन के अंदर अगर आपको देखने को मिल रहा है क्या, रेड कलर आपको एक्सेस देखने को मिल रहा है, जीन लॉस के कारण मिल रहा है, जीन डुप्लीकेशन के कारण मिल रहा है, सेल नेक्रोसिस या प्रोटीन म्यूटेशन के कारण। तो जब भी रेड कलर बनता है तो हमारा जो नॉर्मल था उसमें रेड कलर नॉर्मल आता, और अगर उसका क्या हो रहा है, जहां पर अगर आपको एक्सेस देखने को मिल रहा है, मतलब ज्यादा रेड कलर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, जीन का लॉस हो रहा है। तो लॉस ऑफ जीन के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेड कलर से ऐसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं, विच टेक्निक डिटेक्ट क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन, ठीक है, क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन, इससे हलवा सवाल नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग आए हैं तो ये सवाल तो आपका बन ही जाएगा आराम से, इतना पढ़ते हुए आए हो। फिश की लिमिटेशंस क्या इंक्लूड करती हैं, डिटेक्ट अननोन एबनॉर्मेलिटी को डिटेक्ट करेगी, कैन नॉट डिटेक्ट एलील स्पेसिफिक, ठीक है, कैन डिटेक्ट अननोन एबनॉर्मेलिटी, कैन नॉट डिटेक्ट एलील स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, हाई बैकग्राउंड ऑलवेज, या कैन नॉट डिटेक्ट जीन डिलीटेशंस, क्या यहाँ पर आंसर आपका बनेगा, ठीक है। तो जब भी हम लोग लिमिटेशंस की बात करते हैं ना, तो ये देखो यहाँ पर अगर देखा जाए, कैन डिटेक्टेड अननोन एबनॉर्मेलिटी, तो यहाँ पर तो आंसर ए भी सही है और बी भी सही है, तो यहाँ पर बोथ आंसर सही हो रहे हैं, ठीक है। ये भैया यहाँ पर अगर अननोन एबनॉर्मेलिटी है तो उसको डिटेक्ट नहीं करेगा, और अगर बात करी जाए एलील स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन तो वो भी आपको यहाँ पर नहीं देगा। हाई बैकग्राउंड जो होगा ऑलवेज, वो ऑलवेज की तो बात ही नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। फिश कैन नॉट डिटेक्ट जीन डिलीटेशन, डिलीटेशंस को तो डिटेक्ट करती है। तो लिमिटेशंस क्या है भाई, लिमिटेशंस ये दोनों हो जाएंगी, तो यहाँ पर आंसर बोथ बनेगा, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक आंसर कर पाओ, और अगर एक ही आंसर इन दोनों में से करना पड़े तो फिर आंसर बी जो है वो ज़्यादा स्पेसिफिक है, एलील स्पेसिफिक तब भी नहीं दे सकता, अननोन एबनॉर्मेलिटी में हो सकता है कि तुक्का सीधे लग जाए, तो कैन डिटेक्टेड, अब माइट बी डिटेक्टेड, ठीक है। तो वहां पर आपको ये देखने को मिल सकता है। अगर बात करी जाए स्काई टेक्निक की, स्काई टेक्निक अभी जो मैं आपको सिखा रहा था, मैं क्या कह रहा था कि स्पेक्ट्रल कैरियोटाइपिंग है, क्या है, स्पेक्ट्रल कैरियोटाइपिंग। क्योंकि अभी जब मैं आपको वहां पर बता रहा था कि मल्टीपल, जब हम लोग को एम फिश, जो हम लोग इसको पढ़ रहे थे किसके साथ, एम, सॉरी एक बार ये यहाँ पर एम फिश जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने ये देखा था स्काई, है ना। इसमें देखते हैं क्या कर रहा है, स्काई टेक्निक इज ऑल्सो नोन, अच्छा यार ये सॉरी यार, मैंने तो पूरा सवाल ही खोल के रख दिया है। स्पेक्ट्रल कैरियोटाइपिंग, बिल्कुल इसका आंसर ही यहाँ पर यही हो जाएगा, मुझे लगा उसके आगे कुछ पूछने वाले हैं। कितना बेसिक सवाल है, आराम से हो पाया।
अगले सवाल पे अगर हम लोग बात करें, विच डाई इज यूज्ड फॉर द न्यूक्लियर काउंटर स्टेनिंग ऑफ अ फिश, इसका आंसर आप लोग करेंगे कमेंट। अगर जो लोग वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, ये सवाल अभी मैंने करवाया है, तो ये तो आप आराम से कमेंट कर सकते हैं। अगला भी देख लेते हैं, ठीक है, क्या आपसे पूछा जा रहा है, फिश प्रोब हाइब्रिडाइजेशन इज विजुअलाइज बाय, ये भी आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। तो दो आंसर आप लोगों को कमेंट करने हैं। कैसे कमेंट करोगे, आपको ऐसा लिखना है 19 का आंसर स्लैश करके 20 का जो भी आंसर आपका रहेगा, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं वो यहाँ तक अगर वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगाइएगा, और वीडियो आपको कैसा लगा है वो ज़रूर बताना। कि फ़िश टेक्निक जो थी वो आपके लिए मैंने पूरी की पूरी अच्छे से एलोबरेट कर दी है, जिसमें जितने भी सवाल बनने की गुंजाइश रहती है उन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर कवर किया है। इन केस ऑफ दैट तब भी अगर कोई सवाल आपका रह जाता है, उसको आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। इन दोनों आंसर्स को आपको कमेंट करना है यहाँ पर, ठीक है। फिर मिलता हूँ आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए आप चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर देना लाइक, और अगर आपके दोस्तों को इस वीडियो की ज़रूरत है तो उन्हें ज़रूरत है ना, तो उन्हें ज़रूर करके शेयर करना आप इस वीडियो को। फिर मिलता हूँ अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, ठीक है।